राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण उन्मुखीकरण कार्यशाला में तृतीय सत्र में हमारे मध्य उपस्थित हमारे सभी प्रांतीय अधिकारी, सम्माननीय भास्कर जी, सभी उत्कृष्ट ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी, जैसा कि हम जानते हैं, अभी प्रथम सत्र में हमने ऐसा सुना था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 वर्षों के बाद और पुनः लागू हुई है, इसके पहले 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। लेकिन प्रथम सत्र में हमने जाना कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो भारत में तो थी लेकिन उसमें भारत नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये विशेषता है कि इसमें भारत है। हम सब जानते हैं बंधुओं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और जो मुझे विषय मिला है आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, वो है लर्निंग आउटकम्स। किसी भी विषय वस्तु में लर्निंग आउटकम्स निकालना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सब जानते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लर्निंग का हम सब जानते हैं अर्थ सीखना। सीखने का जो ये पूरी क्रियाविधि है वो इस डायग्राम में समझी जा सकती है। इनपुट क्या है? हम सब जानते हैं कि जो भैया बहनों पर प्रोसेस की जाती है, जो भी उन्हें दिया जाना है, जो विषय वस्तु है, वो इनपुट है। उसमें विषय वस्तु के साथ साथ जो आचार सम्मिलित है, जो आचार बंधु उस विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाले हैं, वो भी उस इनपुट के अंग हैं। जो वातावरण में वो दिया जा रहा है विषय वस्तु को, वो भी उस इनपुट का हिस्सा है। ऐसा सारा सब कुछ मिला करके किस परिवेश में कक्षा का स्वरूप कैसा है, ये सारा सब कुछ उस इनपुट के अंतर्गत आता है। और जो इनपुट दिया जाता है उसके बाद जो प्रोसेस होती है, वास्तव में महत्वपूर्ण हिस्सा इसका प्रोसेस है। जो प्रोसेस होती है वो बहुत मायने रखती है, उसके आधार पर ही आउटपुट निकल के आता है। यदि इनपुट बहुत अच्छा है और प्रोसेस यदि अनुकूल नहीं है, अच्छे से नहीं की गई है, तो आउटपुट अच्छा आने की कोई गारंटी नहीं है। इनपुट बहुत अच्छा है, प्रोसेस भी उसी हिसाब से और उसके अनुकूल होनी चाहिए। हम सब जानते हैं प्रोसेस में लूडो की गोटी दिख रही है। इस गोटी को हमने लिया और उछाल के फेंक दिया तो इसमें 6 परिणाम निश्चित हैं। जैसे कोई क्वाइन लिया हमने और उसको उछाला तो निश्चित ही 2 परिणाम आएंगे। माने जो परिणाम प्राप्त करना है वही आउटकम्स है। जैसे विद्यार्थी, कोई बहन है और वो डांस करना सीखती है और बड़े होकर के वो नर्तकी बनती है, तो उसने अपने आउटकम्स को प्राप्त किया है। जैसे एक उदाहरण और लिखा हुआ है, स्कूल में बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग आदि संक्रियाएं सीखते हैं और बाजार में उनका उपयोग करते हैं। अगर उन्होंने बाजार में उपयोग करना सीख लिया तो इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना आउटकम्स प्राप्त कर लिया। हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी सीखकर दैनिक जीवन में उपयोग करता है
तो माना जाता है कि उसने सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, बैक करिए और बैक करिए। हाँ, लर्निंग आउटकम्स में ये 3 चीजें समाहित है। यूनिट लेवल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो इकाई आधारित इकाई स्तर के उद्देश्य हैं, जैसे हमें कोई इकाई पढ़ाना है, उस इकाई को ध्यान में रख करके और उद्देश्य तय करना, सामान्य उद्देश्य तय करना और विशिष्ट उद्देश्य तय करना। कोर्स आउटलाइंस, इसका मतलब जो कोर्स की रूपरेखा है उसको तैयार करना, भैया बहन के अनुरूप, वही क्यों, कैसे, किस लिए, किसके लिए, ये सारी सब कुछ विवेचना करते हुए और हमें इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। QM स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी जो प्रबंधन गुणवत्ता है, इसके संदर्भ में जैसे कक्षा कक्ष का स्वरूप, कक्षा कक्ष कैसा हो, भैया बहनों के आने जाने का क्या प्रबंध है, ये सारा सब कुछ जो व्यवस्था पक्ष है वो कितना सुदृढ़ है उसके संदर्भ में, और ये सारी चीजें मिलकर के लर्निंग आउटकम्स को निकालने में हमारी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद लर्निंग आउटकम्स जो रहता है वो हमारे लेसन प्लान का हिस्सा है। जो लेसन प्लान बनता है उसमें ये सारी चीजें हैं और समाहित रहती हैं। जैसे कि हमें सबसे ऊपर दिख रहा है करिकुलम। करिकुलम माने पाठ्यक्रम। हम सबने सुना है सिलेबस माने भी पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम माने भी पाठ्यक्रम है। यहाँ सिलेबस शब्द क्यों उपयोग में नहीं लिया है? अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि करिकुलम बनाने में और कई पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये वास्तव में करिकुलम है क्या? सिलेबस और करिकुलम में थोड़ा फर्क है, उस फर्क को समझना है। करिकुलम अगर कहा जाए तो ये विद्यालय की जो संपूर्ण गतिविधियां हैं वो समाहित होती हैं करिकुलम में, और पाठ्यक्रम यानी कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं केवल वो रहती हैं पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। जो करिकुलम है उससे भैया का सर्वांगीण विकास होता है, भैया बहनों का, और जो सिलेबस होता है उसमें केवल शैक्षणिक विकास होता है। करिकुलम है ये 4H पर आधारित है, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। माने ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये करिकुलम में शामिल है, समाहित है। माने जहां करिकुलम तय होता है तो करिकुलम में विद्यालय की सारी गतिविधियां समाहित की जाती हैं। माने जैसे भैया बहन का आना, जब आता है वो तो क्या प्रवेश द्वार पर भूमि बंधन करता है, ये समाहित है उसमें। फिर जाके कक्षा कक्ष के बाहर जूते चप्पल व्यवस्थित लाइन से रखना, कक्षा में जाकर बैठना, फिर जो हमारे यहाँ गतिविधियां चलती हैं वो सारी सब कुछ पूरा विद्यालय का पूरा प्रोग्राम करिकुलम में शामिल है। वंदना सत्र है तो वो भी करिकुलम का हिस्सा है। कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बाल भारती हो रही है या अन्य और जो गतिविधियां होती हैं, खेल की कोई गतिविधि हो रही है, ये सारा सब कुछ करिकुलम में समाहित है। जब करिकुलम की बात आएगी तो इसका मतलब है कि विद्यालय की समस्त संपूर्ण गतिविधियां। जब पाठ्यक्रम की बात आएगी तो पाठ्यक्रम सिर्फ कक्षा कक्ष, इसमें 3H पर आधारित होता है। क्रिया ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है और क्रियात्मक होता है। यानी हैंड, हार्ट और हेड, हार्ट और हैंड, ये 3H शामिल रहते हैं सिलेबस में।
एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, जो करिकुलम है ये समाज केंद्रित होता है। अब समाज केंद्रित कैसे होता है? तो विद्यालय में ही हम समाज का वातावरण बनाते हैं, जैसे हम सामूहिक भोजन करना, सामूहिक खेलना। खेलने से भी भैया बहनों में किन किन गुणों की वृद्धि होती है। हम कहने को साधारण खेल खिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो कबड्डी खेल रहा है तो उसमें किन किन गुणों का विकास हो रहा है। कबड्डी जैसे सामान्य खेल को खेलने में और वह साहस का निर्माण कर रहा अपने अंदर। जब वो रेड डालने जाता है तो सामने 7 खड़े हैं, साहस का परिचय देता है। जब वो 7 उसको पकड़ते हैं तो वहां एक संगठन का भाव निर्मित होता है। वो 7 मिलकर के उसका पैर पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं और ये जो अस्पृश्यता है उसका भाव खत्म होता है, छोटे बड़े का भाव खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है, खेल बहुत छोटा है लेकिन उससे वो सीख रहा है। और ये सिलेबस जो होता है ये बाल केंद्रित होता है, इसके केंद्र में भैया बहन रहते हैं। इसके बाद करिकुलर एक्सपेक्टेशन। अब करिकुलम निर्माण हो गया, क्या अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना। कैसे हम वो करिकुलम लागू करा पाएंगे, उसके लिए हमें अपनी सिद्धता करना, शिक्षक की सिद्धता होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। लर्निंग आउटकम्स, जैसा कि अभी पूर्व में चर्चा हुई, वो परिणाम जो सीखने के बाद प्राप्त होते हैं। और लर्निंग आउटकम्स टेस्ट करने के लिए फिर ये इवैल्यूएशन भी 3 प्रकार से, टेस्ट, असेसमेंट और मेजरमेंट। टेस्ट परीक्षण सामान्य, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा परीक्षण करना, कोई पाउडर रखा है उसको चख के देख लिया, नमक है शक्कर है, तो ये परीक्षण हो गया। टेस्ट माने एक बड़े काम के लिए और छोटा सा परीक्षण करके और टेस्ट करना कि हाँ ये चीज बड़े काम के लिए तैयार है, इसका बृहद उपयोग हो सकता है। असेसमेंट ये भी एवैल्यूएशन का हिस्सा है। असेसमेंट, जैसा कि अभी सुबह भाई साहब बता रहे थे कि अब वर्तमान वो शिक्षा प्रणाली आ रही है जिसमें 360 डिग्री से भैया बहन का और असेसमेंट होगा। माने सब प्रकार से उसका मूल्यांकन करना। अभी जिन विद्यालयों में मुट्ठा फाउंडेशन का असेसमेंट हुआ होगा उन प्राचार्य बंधुओं को ध्यान में होगा, असेसमेंट इवैल्यूएशन का हिस्सा है। और दोनों को यदि हम कंपेयर करें, थोड़ा आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। असेसमेंट और इवैल्यूएशन। असेसमेंट जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया उन्मुख है। मतलब इसमें महत्वपूर्ण है प्रोसेस का होना। सारा सब कुछ इसी पीरियड में कि ये कोई कि ऐसा क्यों नहीं है या ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। असेसर आए होंगे, उन्होंने असेसमेंट किया होगा और अपने जो उसका वो रजिस्टर है उसको भरा, फिलिंग की और भेज दिया। वहां से दिग्दर्शक का एक निर्देश का प्राप्त हुई होगी आपको कि आप अपने विद्यालय में ये सुधार कर लें। तो इस टाइप से कहने का अर्थ यह है कि असेसमेंट में सुधार की पूरी गुंजाइश। एब्सोल्यूट पूर्ण है ये और कोऑपरेटिव भी है, माने सहयोग की भावना से होता है असेसमेंट। माने जैसे भैया बहनों का हम असेसमेंट करेंगे तो उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश रहेगी, लचीलापन रहेगा,
एकदम ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया कि जो नया परीक्षा पद्धति आ रही है उसमें फेल शब्द हटने वाला है। अभी शायद इसमें 10वीं 12वीं में तो ये शायद इसी वर्ष से लागू कर रहे हैं कि फेल शब्द नहीं होगा, सुधार के लिए पुनः अवसर दिए जाएंगे। तो उसका अर्थ यही है, असेसमेंट में ये है। इवैल्यूएशन ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रेस्क्रिप्टेड नियम के अनुसार इसमें निर्णय लिए जाते हैं, जैसे आचार विचार अनुशासन पालन आदि भैया बहन का कैसा है उसके आधार पर और उसका इवैल्यूएशन होता है। कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है, तुलना की जाती है एक की दूसरे से कि इसमें ये गुण है इसमें ये गुण नहीं है, इस टाइप से तुलना करना। कॉम्पिटिटिव है, प्रतियोगी है। तो इस तरह से बैक करिए पीछे और पीछे। इसका दूसरा हिस्सा है पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। इसमें 3 प्रकार हैं। ऐसे हम कक्षा कक्ष में करा सकते हैं। पेयर वर्क माने जोड़ा बनाकर काम कराना, ग्रुप वर्क ग्रुप में समूह में भैया बहनों के समूह में और काम कराना, इंडिविजुअल वर्क जो सक्षम भैया बहन हैं उनको अकेले काम सौंपना। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा इसमें से नया कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम आचार दैनंदिनी में कर रहे हैं या करवा रहे हैं वही सब कुछ समाहित है। हम उद्देश्य तय करते हैं, क्या हमें आउटकम्स प्राप्त करना है वो भी उसमें तय करते हैं, कैसे शिक्षण करना है, कैसे शिक्षण कर रहे हैं हम वो सारा प्रोसेस उसमें भरते हैं। फिर बोध के प्रश्न होते हैं, बोध के प्रश्न के बाद अभ्यास कार्य होता है और उसके बाद प्रयोग और प्रवचन और प्रसार होता है। तो वो जो प्रवचन प्रसार वाला भाग है उधर दिख रहा होगा, 2-2 के रूप में भी हम काम करा सकते हैं, ग्रुप वर्क में भी करा सकते हैं, इंडिविजुअल वर्क भी करा सकते हैं। ऐसा सब कुछ मिला करके और ये लेसन प्लान बनता है पूरा। अगर हमारी उत्कृष्ट पाठ्य योजना है तो निश्चित रूप से और हमारी विषय वस्तु भैया बहनों के बीच में अच्छे तरीके से जाएगी। भैया बहन निश्चित रूप से और उसको ग्रहण करेंगे। कुछ ये नेक्स्ट करिए और बैक करिए। ये कुछ टाइपिकल वर्ड्स है। इवैल्यूएशन जैसा कि अभी बताया, एग्जामिनेशन माने यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के ज्ञान या किसी विशेष विषय का कौशल में दक्षता की औपचारिक परीक्षा लेना। टेस्ट के बारे में चर्चा हो ही गई है, परीक्षण है। मेजरमेंट यानी मापन, उसका मापन करना ये अंकों के आधार पर किया जाता है। और असेसमेंट माने सब प्रकार से उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, इसके बाद बात आती है CCE की। कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। प्रत्येक बच्चे को एक अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक अवस्था तक अपेक्षित सीखने के खिलाफ सीखने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक वर्ष के भीतर परिणाम माने जो शैक्षणिक वर्ष तय किया है उसके अंदर CCE के परिणाम देना। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रावधान, बाल सुलभ वातावरण में शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन माने जो भैया बहनों के लिए सुलभ वातावरण है उसका निर्माण करना
और उस वातावरण में सिखाने का काम करना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक सुनिश्चित करने के लिए यह मात्रात्मक हो, स्कूल कक्षा शिक्षक, माने इसमें तीनों की भूमिका है। यह गुणात्मक हो, पाठ्यक्रम सामग्री, कक्षा, पर्यावरण और प्रक्रियाओं आदि। सीसी को मूल्यांकन की आंतरिक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में सिफारिश की गई है। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चे को एक अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्रारंभिक अवस्था तक। नेक्स्ट करिए। सीसी के सतत पहलू का अर्थ बच्चों के लिए निरंतर अवलोकन और समर्थन, शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों को नियोजित करना। माने भैया बहनों को हम जो विषय वस्तु दे रहे हैं उसमें क्या टीएलएम लगेगा, किन उपकरणों का सहयोग करके हम और उसको उत्कृष्ट बना सकते हैं, इसका निश्चित रूप से और पालन होना चाहिए। बच्चों के सीखने के अंतराल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कितना हमें कितने समय में सिखाना, ऐसा तो नहीं कि एक एक दिन में दो दो पाठ पढ़ा रहे हैं हम, या उसको कुछ करने के लिए समय ही नहीं दे रहे। एक विषय वस्तु के तुरंत बाद उसको कुछ न करने देने के गैप को छोड़ करके और अगली विषय वस्तु का प्रारंभ कर देना, तो इस तरह से भी और नहीं होना चाहिए। शिक्षण के दौरान मूल्यांकन के माध्यम से सीखने के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। माने जब आप सिखा रहे हैं तो उस टाइम पे भी उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए। यह सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण सीखने के दृष्टिकोण को अपनाने में शिक्षा का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, सीसी के व्यापक पहलू का अर्थ है बच्चे की प्रगति के समग्र विकास की भावना प्राप्त करना, बच्चे के संज्ञानात्मक, शारीरिक और मानसिक सामाजिक पहलू में मानचित्रण, प्रगति, सहानुभूति, सहयोग आदि जैसे बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन। नेक्स्ट, बाल सुलभ पर्यावरण सुनिश्चित करना, बाल केंद्रित शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन। कहने का अर्थ यह है भैया बहनों का सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके लिए जो व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को करना। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, बैक करिए, बैक। सीसी के लिए शिक्षकों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम। एक शिक्षक को पाठ्यक्रम क्षेत्र, इसकी अपेक्षाओं और सीखने के परिणामों से परिचित होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को कैसे तैयार करना, यह सारा सब कुछ उस शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षक तैयारी कार्यक्रम को एक निरंतर और इनबिल्ट हिस्सा माना जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को योजनाबद्ध और संचालित करने की आवश्यकता है, जहां शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन दोनों का समग्र रूप से निपटारा किया जा सके। प्रतिक्रियाशील विषय, पूर्व सेवा और सेवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं एक शिक्षक में होनी चाहिए। कुछ ये याद रखने योग्य बिंदु हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है।
सीसीई को न केवल निरंतर और व्यापक होने की जरूरत है बल्कि सभी बच्चों के लिए गैर खतरा भी है। यह तर्कहीन तुलना, लेबलिंग और परीक्षा के डर को हतोत्साहित करना चाहिए। वास्तव में लर्निंग आउटकम्स जो विषय था आज का, उसके संदर्भ में मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि कोई भी विषय वस्तु जैसे हम तैयार करते हैं, उस विषय वस्तु से हम भैया बहनों में क्या देना चाहते हैं, भैया बहनों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, वो आउटकम्स हमें पहले तय करने होंगे। और उस विषय वस्तु को लेकर के हमने वो आउटकम्स अपने निकाले और उन आउटकम्स को भैया बहनों में वो आउटकम्स स्थापित हो जाएं, भैया बहन उन आउटकम्स को प्राप्त कर लें आपकी उस विषय वस्तु को लेकर के, तो निश्चित रूप से और हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। जो हम